नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी शुक्ला। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। वैश्विक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुगम बनाने के लिए आगामी सुधारों पर विस्तृत चर्चा। देश और दुनिया पर पश्चिम एशिया संघर्ष के आर्थिक प्रभावों की भी की गई उच्च स्तरीय समीक्षा। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नवान्न में रेल परियोजनाओं की प्रगति और मंजूरी को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। नई रेल लाइंस का निर्माण, आधुनिकीकरण समेत कई विषयों पर हुई चर्चा। फर्जी हस्ताक्षर केस में फंसे अभिषेक बनर्जी। सीआईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। अगले बुधवार को होगी सुनवाई। सीआईडी ने अभिषेक को 8 जून को किया तलब। पंजाब के फिरोजपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर रचा इतिहास। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के उपायों पर चर्चा हुई। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी कई उपायों पर बातचीत हुई। परिषद के सदस्यों ने भारत और दुनिया भर पर पश्चिम एशिया के संघर्ष के असर की भी समीक्षा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कोलकाता दौरे के दौरान जय हिंद मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा स्टेशन तक कोलकाता मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सहयात्रियों से बातचीत कर उनकी यात्रा के अनुभव और मेट्रो सेवाओं को लेकर सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। मेट्रो स्टेशन पर रेल मंत्री ने सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की और स्वच्छता बनाए रखने में उनके योगदान की सराहना की। सफाई कर्मियों ने अपनी बात सीधे रेल मंत्री तक पहुंचने पर संतोष व्यक्त किया। निर्धारित कार्यक्रम से अलग रेल मंत्री ने नोआपाड़ा से बेलखरिया एक्सप्रेसवे तक ऑटो रिक्शा से भी यात्रा की। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग के संदेश को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य में चल रही और भविष्य की रेलवे विकास परियोजनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस दौरान रेलवे के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई और राज्य के लाखों यात्रियों के लिए यात्रा को और बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए नई पीढ़ी की 60 ट्रेन शुरू की जाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में डबल इंजन सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल की रेलवे परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास को जानबूझकर रोक कर रखा गया था। ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि विकास कार्य आगे न बढ़ सके। इतने लंबे समय तक बंगाल में जिस तरह से एकदम रोक के रखा हुआ था, विकास आगे न हो, कोई काम न हो, वैसी परिस्थितियां बना के रखी थी। तो अब आप सब मिलके दिखा दीजिए कि डेवलपमेंट का काम कैसे होता है। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका। ये था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता गोपाल दास के घर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करके पश्चिम बंगाल पुलिस एसटीएफ टीम की सराहना की है। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि कुमराखाली, बसंती और संदेश खाली क्षेत्रों में सरबेरिया बाजार के पास कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान वर्षों तक ऐसे हथियार जमा किए गए थे, जिससे नागरिकों में डर फैलता था और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था कायम करने और हर अवैध हथियार को जब्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डीजीपी पश्चिम बंगाल पुलिस, एसटीएफ टीम और बशीरहाट पुलिस की त्वरित कार्रवाई और उत्कृष्ट तालमेल की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य से आपराधिक गतिविधियां और राजनीतिक आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त होंगे और शांति, सुरक्षा और लोकतंत्र कायम रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली है। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चैताली चट्टोपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का अभिनंदन किया। नितिन नवीन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इन दिनों वैश्विक मंच पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आज भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ में उन्होंने ऐतिहासिक धम्मेक स्तूप के दर्शन किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक धरोहरों और सजीव संस्कृति का सीधा दर्शन कराना है, ताकि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान
और मजबूत हो सके। ब्रिक्स मीटिंग का हम लोग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर, हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। बुद्धिज्म के हिसाब से सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है उनका, हमारा देश का धरोहर है, हम दिखाना चाहते हैं। और हम हमारे सारे जो ब्रिक्स के जितने भी हमारे 6-7 कंट्री यहाँ पे हैं मौजूद हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग कम से कम कल्चर को बहुत नज़दीकी से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाएँ। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश को स्वच्छ और सस्ता ईंधन का नया विकल्प मिला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च किया। पेट्रोल की तुलना में कम कीमत, कम कार्बन उत्सर्जन और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता वाले इस ईंधन को आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को एक क्रांतिकारी कदम बताया। एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम, सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्दी से निपटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने फरवरी में इस व्यापार समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद बातचीत धीमी हो गई थी। इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर से तेज हुई है। इस समझौते के पहले हिस्से से भारत को अन्य देशों के मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संभावना जताई कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह से लागू करने में हम सक्षम होंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा कर सकती है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में सरकार लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। झारखंड के सिमडेगा जिले के आम्रपाली आम अब यूनाइटेड किंगडम के बाजारों तक पहुंचने जा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड की महिला किसानों की इस सफलता को लोकल गोज ग्लोबल का सशक्त उदाहरण बताया। एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में लिखा, लोकल से ग्लोबल का सशक्त उदाहरण झारखंड के सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम यूनाइटेड किंगडम पहुंचने वाले हैं। APEDA के निरंतर प्रयासों से किसानों को बेहतर मूल्य, महिलाओं को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए, कुल 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन कराया
तथा विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की ताकत से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। अब केवल राम भक्त ही अयोध्या जा सकते हैं, रामद्रोही नहीं। राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था। डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले री वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के विकास पर वैश्विक विराम की सिफारिश की है। कंपनी ने कहा कि तकनीक के तेजी से बढ़ते विकास को समाज और सुरक्षा मानकों के अनुसार संतुलित करने के लिए यह जरूरी है। एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी कि अगर सिर्फ एक कंपनी रुकेगी तो दूसरे बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। प्रस्ताव के लिए अमेरिका और चीन सहित कई देशों की सहमति जरूरी है। ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में अधिकारी और टेक्नोलॉजी कंपनीज मानते हैं कि एआई विकास को रोकने या धीमा करने से चीन को तकनीकी प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ सहयोग पर चर्चा की और शक्तिशाली एआई मॉडल्स की समीक्षा के लिए 30 दिन का आदेश जारी किया। लेबनान और इजरायल की सरकारों द्वारा सशर्त युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई हवाई हमले किए, क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अनसुलझे मतभेदों के कारण युद्ध विराम की कोशिशें रुकी हुई थी। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। उसी दिन हिजबुल्लाह ने कहा कि उनके लड़ाकू ने दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इजरायली सेना के साथ सीधी झड़पें भी हुई। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ ही ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी के मुताबिक ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए तत्काल खतरा थे। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाकर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ऊर्जा कीमतों में उछाल देखने को मिला है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले इसी सप्ताह ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल क्षतिग्रस्त हो गया था। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
भरोसा जताया कि उनका प्रशासन इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी न किसी तरह इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। उधर अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच नया युद्ध विराम समझौता भी हुआ है। हालांकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इस समझौते को खारिज कर दिया है और दोनों पक्षों के बीच हमलों का सिलसिला जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मोज जल डमरू मध्य और लेबनान में बढ़ता तनाव क्षेत्र में शांति प्रयासों के लिए नई चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि युद्ध विराम कायम रहता है या फिर हालात एक बार फिर से टकराव की ओर बढ़ते हैं। अब नजर मौसम के हाल पर डाल लेते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से गोवा में पहुंच चुका है। केरलम में 4 जून को मानसून के प्रवेश के बाद यह तेजी से आगे बढ़ा और 5 जून तक दक्षिण गोवा के हिस्सों को ढक चुका था। अब पूरे राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक नहुष प्रकाश कुलकर्णी के मुताबिक गोवा के पास सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण मानसून इतनी तेजी से आगे बढ़ा। पुराने गोवा में कल 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 5 दिनों में पूरे राज्य में मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। शाम के समय तूफानी हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मानसून के आगमन से गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और किसानों को भी मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसका असर केंद्रीय अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाएगा। और अब बात खेल की खबरों की कर लेते हैं। चयनकर्ताओं ने आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान कर दिया है। T20 विश्व कप जीतने के बाद से ये टीम भारत की जो इंडिया टीम है, ये पहली सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना गया है। वो सूर्य कुमार यादव का स्थान लेंगे। वहीं वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया था। सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। वो T20 विश्व कप में कुछ खास नहीं कर सके थे। वहीं आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 से कोई भी T20 नहीं खेला है। हालांकि आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने आईपीएल 2025 में 604 और आईपीएल 2026 में 498 रन बनाए। वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वो सचिन तेंदुलकर के बाद से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल में 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था। वैभव ने ब्लॉकबस्टर आईपीएल सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन देकर अपना एक अलग पहचान बनाई। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से पहले वैभव भारत ए की ओर से श्रीलंका में एक त्रिकोणीय सीरीज खेलेंगे। और अब बात इबोला वायरस की करते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की नई रिपोर्ट्स के अनुसार अफ्रीका में इबोला वायरस का आंकड़ा बढ़कर 20,000 तक पहुंच सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कंप्यूटर मॉडल के आधार पर विभिन्न संभावित परिदृश्यों की जानकारी दी है, जिसमें 10,000 से अधिक मामलों की संभावना जताई गई है।
इस बारे में अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अब तक लगभग 400 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 63 मौतें शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दर्ज न किए गए और अनजाने मामलों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकोप की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी गार्गी शुक्ल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।